नमस्कार दोस्तों, इसमें पॉलिटी का सेक्शन देख रहे हैं। तो पॉलिटी के सेक्शन में सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी कि दो टाइप से पढ़ना है। फिर कंपनी के रूल पढ़ना है 1773 से लेकर 1858 तक का। देन 1858 के बाद क्रॉन रूल स्टार्ट होता है। तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो अपन को पढ़ना है वो क्राउन रूल पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1773 का एक्ट है। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि 1773 के पीछे की कहानी क्या थी। तो 1773 1773 के पहले ना 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की एक संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बंगाल का पूरा क्षेत्र, बिहार का पूरा क्षेत्र, अवध का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में दीवानी राइट मिल गए थे और दस्तक मिल चुका था। बहुत व्यापार होता था। तो व्यापार होने के कारण क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे ना, वो प्राइवेट ट्रेड करने लगे और मुनाफा खुद कमाने लगे। कंपनी दिवालिया हो गई थी। दिवालिया मतलब कंपनी बिचने के कगार पे आ गई थी। लेकिन उसके एम्प्लॉय जब यहाँ से जाते थे तो विला खरीदते थे, बड़े बड़े घर खरीदते थे, कारें खरीदते थे, जो भी था उस समय। तो मतलब बहुत अमीर हो रहे थे एम्प्लॉय और कंपनी दिवालिया होती जा रही थी। तो वहाँ की पार्लियामेंट में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मंत्रियों को चल क्या रहा है। तो उनके लिए मतलब इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए 1773 का एक्ट आया था। इसके पहले भी अपन देख चुके 1765 में इलाहाबाद की संधि, इसके पहले प्लासी का युद्ध हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, ठीक है, वांडीवास का युद्ध हो चुका है। खूब सारे युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ लिए हैं और उनका आर्थिक रूप से भी काफी सुदृढ़ हो चुकी है और सैनिक रूप से भी काफी सुदृढ़ हो चुकी है, तो काफी मजबूत हो चुकी थी। और इस कारण वो भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा था। तो उसे रेगुलेट करने के लिए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटेन में जो वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 का। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1700 में, इसको बता देता हूँ फिर अपन उसको पढ़ लेंगे। तो 1773 आपको पता है कि रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले कोई एक बंदे को आप जिम्मेदार ठहरा दो। क्या हम तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और क्या होता था कि ब्रिटेन जो होता था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो थी वो इससे पूछती थी डायरेक्ट कि आखिर क्या हुआ। तो आखिर जो भी होता था कंपनी का जो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये गवर्नर जनरल, एक बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और साथ में ही ये आपका भारत है, यहाँ पर मद्रास और बम्बई और बंगाल, ठीक है, यहाँ का एक गवर्नर जनरल ये बनाया गया। उसके साथ में इन दोनों गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया और इस गवर्नर जनरल पर कंट्रोल करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई और 4 लोगों की। ये 4 लोग जो होते थे वो क्राउन जो होता था, क्राउन के द्वारा चुने जाते थे। मतलब गवर्नर जनरल पे भी कंट्रोल करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की, ठीक है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि भाई यहाँ पर वो करेंगे, तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लॉर्ड इम्पेज के अध्यक्ष बनाए गए। और कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर कहाँ होते हैं, व्यापार में होते हैं, ट्रेड में होते हैं वे डायरेक्टर। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों को प्राइवेट ट्रेड के लिए मनाही कर दी गई और कंपनी के प्राइवेट ट्रेड के लिए मना कर दिया गया, तो उसके लिए एक कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। तो कंपनी ने उनके वेतन बढ़ा दिए, ठीक है, उनके वेतन को बढ़ा दिया गया और कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया गया। एक बार आप इसमें चलते हैं, अपन इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। तो 1773 का अपन ने एक्ट देख लिया। तो सबसे इसमें पहले वही है गवर्नर जनरल। इसमें हाइलाइटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया और गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार को स्थापित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य में बताए ये क्राउन के लोग होते थे जो गवर्नर जनरल पर नजर रखते थे, ठीक है। देन उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, लॉर्ड इम्पे, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद 3 मेंबर और चैम्बर्स, लिमस्टेन और हाइड,
चेम्बर्स, लिम्सडेन और हाइट जो थे इसके अन्य 3 मेंबर थे, 1+3 का था सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद कर्मचारियों को निजी व्यापार प्राइवेट ट्रेड पर पाबंदी कर दी गई थी और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसके एवज में मतलब लोग रिश्वत को लेता है कि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको वेतन को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। देन उसके बाद मूव ऑन होते हैं तो 1761 का जो सेटल ये वाला जो एक्ट था अपना ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1781, ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1781 जो था, इसमें कंपनियों का बेसिकली ये था कि कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखना था बेसिकली, क्योंकि वहाँ वो चाहते नहीं थे, ब्रिटेन के लोग की पार्लियामेंट नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों पर वहाँ पर कोई मुकदमा चले। तो अभी आगे एक्ट में देखेंगे तो वहाँ एक कोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही था कि इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट था, ठीक है। बंगाल और बिहार ओडिशा के विधि बनाने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। और बेसिकली जुरिडिक्शन एक्ट आया था 1781 में, एक सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखना था। और एक सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली बनाया गया था कि आप वहाँ की रिलीजियस और सोशल कस्टम के हिसाब से कानून इन्फोर्स करो। और 5000 से जो कम के मामले होते थे, 5000 से जो कम के मामले होते थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल देख लेती थी, इससे ऊपर के मामले होते थे वो क्राउन देखता था, ठीक है। देन मूव ऑन होते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि 1773 की जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए 1784 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था और इसे पिट्स द यंगर के द्वारा पेश किया गया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। नया पेज ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। तो अब इसमें प्रावधान कैसे होंगे तो देखो, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग थे। 4 लोग में क्या होता था, गवर्नर जनरल 2 को अपने कर लेता था, एक ही हो गया 3, तो उसका निर्णय पूरा इसके सेट हो जाता था। तो इनने क्या किया, इसको कम करके रिड्यूस करके क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। अब कैसे करोगे भाई, अब तो नहीं कर सकते ना, 3 लोग हो गए तो उसको 3 कर दिया गया। और बाकी जो आपके मद्रास के और मुंबई के गवर्नर जनरल थे उसके अधीन तो पहले ही कर दिया गया था। और इसे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें बेसिकली 6 मेंबर होते थे जो क्राउन राजा ब्रिटेन का राजा चुनता था, ठीक है ना, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। और जो एक कोर्ट बनाया गया लंदन में, एक कोर्ट बनाया गया लंदन में, ठीक है। किस लिए बनाया गया, जो दोषी होते थे अंग्रेज उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लंदन में एक कोर्ट बनाया गया 1884 में, ठीक है। तो ये हो गया, 3 सदस्य कर दिया। तो इसको क्विक देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। तो 1784 का जो एक्ट था, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो 4 से 3 कर दी गई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी 4 से 3 कर दी गई थी। और उसके बाद जो मद्रास और बम्बई के वो थे उसके अधीन कर दिए गए थे गवर्नर। और उसके बाद जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसमें 6 मेंबर होते थे, 6 कमिश्नर बोलते थे इनको, कमिश्नर, जिनकी नियुक्ति कौन करता था, क्राउन करता था, ठीक है। और दूसरे अंग्रेजों को सजा देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। देन यहाँ पर मूव ऑन होते हैं तो उसके बाद है 1793। इसके पहले भी एक एक्ट आया था 86 का लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला कि आप जाओ भारत पे शासन करो गवर्नर जनरल के, तो उसने बोला था मैं तभी जाऊंगा जब आप मुझे वीटो पावर दोगे। तो उसके लिए 1786 में एक एक्ट आता है, 1786 का अधिनियम आया था, स्पेशल फॉर द कॉर्नवालिस था, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो है, ये चार्टर लिखा है ना, चार्टर में अगर इसको लिखने आएगा तो एक पॉइंट तो आप ऐड कर देना, चार्टर की 20 सालों के लिए था, ठीक है। फिर क्या था, तो नियंत्रण, जो सदस्य का वेतन भारतीय कोष से, बोर्ड ऑफ जो नियंत्रण थे, कंट्रोल थे, उनका जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा, ठीक है। और पहली बता चुका हूँ 86 में तो बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बाध्यकारिता समाप्त कर दी गई, इसी एक्ट में लिखना है। और भारतीयों को मतलब वहाँ के जो अधिकारियों को
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो भारत के बाहर भी व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब बेसिकली अपन को इम्पोर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ये है कि चार्टर है तो वही एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, चार्टर एक्ट लिखा है तो 20 सालों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन जाएगा। अब 1813 के चार्टर एक्ट, 1800 के समय को अपन समझते हैं। 1800 का 1813 का जो समय था, जो टाइम था, वो समय था इंडस्ट्रियल का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था और इसी समय पर आपका आपका यूरोप में नेपोलियन था। ठीक है, नेपोलियन था और नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन की थी महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था बेसिकली क्या था, महाद्वीपीय पूरे यूरोप महाद्वीप को उसने ब्लॉक कर दिया था कि किसी तरह से ब्रिटेन उनके साथ व्यापार न कर पाए। और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्री का काफी विकास हो रहा था, काफी कच्चा माल हो रहा, प्रोडक्ट हो रहा था, बन रहा था। तो जो दूसरे व्यापारी थे वो पार्लियामेंट के जो लोग थे उन पर दबाव डाल रहे थे कि भारत एक बड़ा मार्केट है, उसमें आपने ईस्ट इंडिया कंपनी बस को ही व्यापार के अधिकार क्यों दे के रखे, हमें भी चाहिए। तो उसके दबाव के कारण पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1813 का। 1813 का जो एक्ट आया था बेसिकली दबाव में था और इसके प्रावधान भी सेम वैसे ही थे। ठीक है ना, तो न्यू पेज में आते हैं 1813 में, 1813 के इसके प्रावधान भी आपको वैसे ही देखने मिलेंगे। जैसे कैसे होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन एकदम से एकाधिकार समाप्त भी नहीं कर सकते, बड़ा रेवेन्यू आता था। तो बोला कि एक काम करो, चाय और चाइना, वो चाय और चाइना के साथ आप व्यापार कर सकते हो, बाकी आपका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और क्या प्रावधान हो सकते हैं, देखो अब वहां से व्यापारी आएंगे तो उनको चाहिए यहाँ पर एम्प्लॉय, तो यहाँ पर शिक्षित करना पड़ेगा कि हमारे टाइप से हमारा जो पैंट जीन्स हम यहाँ बेचेंगे कोई खरीदेगा नहीं, तो हम अपनी शिक्षा दे दें उनको, अपना कल्चर, वो बाहर से भारतीय हो, आंतरिक रूप से हम उनको पूरी तरह से अंग्रेज बनाते हैं। उसके लिए शिक्षा पर, एजुकेशन पर 1 लाख खर्च करने की बात करेंगे, एजुकेशन पे 1 लाख खर्च करने की बात की गई। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरी को बोला गया कि आप उन्हें धर्म परिवर्तित कराइए, तो ईसाई मिशनरी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, उनको आज्ञा दे दी गई। और यहाँ पर जो भी ब्रिटेन से लोग आते थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी यहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, और अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार के लिए छूट दे दी गई कि आप जाके कर सकते हो। तो ठीक है ना, इतने सारे। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया कि इसका एक अधिकार, जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था ना, तो उसको 10.5% 10.5% डिविडेंड दिया गया भारतीय कोष से। लाभ लॉस हुआ ना, तो लॉस को पूर्ति करने के लिए 10.5% भरपाई की गई। तो 1813 का चार्टर एक्ट बार आप देख लेते हैं लूसेंट पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लूसेंट में बेसिकली वही लिखा है कि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चाहे एक अधिकार समाप्त कर दिया गया चीन और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, 20 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट था, कुछ सीमाएं के अधीन सभी ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। 1813 से पहले ईसाई मिशनरी, अपन ने ईसाई मिशनरी का देख चुका है। ठीक है, अधिनियम ईसाई आज्ञा दे दी गई, ईसाई मिशनरियों पादरियों को आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने की सुविधा मिली गई और शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई। अपन ने इस पे ये देख चुके हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं 1833 का एक्ट देख लेते हैं। 1833 का एक्ट, तो 1833 के एक्ट को समझने से पहले अपन समझ लेते हैं कि 1833 के एक्ट के पहले 1833 के पहले यही वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना पीक पे है, पीक पे है। तो अब पीक पे है तो क्या होगा, प्रावधान सेम होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्णता उसको खत्म ही कर दिया गया, एकाधिकार जो है खत्म करके इसे एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। क्या बना दिया गया, प्रशासनिक यूनिट बना दिया गया। और साथ में प्रशासनिक यूनिट बना दिया गया, तो अब भाई सीधी सी बात है, प्रशासनिक यूनिट बनाओगे तो लॉ बनाने पड़ेंगे, प्रशासनिक यूनिट बनाओगे तो प्रशासन करने के लिए कानून होना जरूरी है ना। तो एक कानून, क्या बोलते हैं इसके, लॉ कमीशन बनेगा। ठीक है, तो एक लॉ कमीशन बनाया गया, लॉर्ड
मेकाले, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। और अब आते ही आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ के अब देखते हैं 1833 के क्या है। तो 1833 का चार्टर एक्ट बेसिकली वही था, औद्योगिक क्रांति लिबरल सिद्धांत आए उस समय और पीक पे भी था उस समय। तो भारत के केंद्रीकरण के जो निर्णायक कदम इसने बेसिकली निभाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे तरह से उसको खत्म कर दिया, मतलब एक अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया, चाय चाइना सब खत्म कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि अब आप एक प्रशासनिक इकाई हो। क्या हुआ? आप एक प्रशासनिक इकाई हो, ठीक है। साथ में गवर्नर जनरल, अब जो गवर्नर जनरल थे इसकी काउंसिल में कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक मेंबर को और जोड़ा गया, एक मेंबर को और जोड़ा गया, वो कौन था? लॉर्ड मेकाले। लॉ में उस बोले कि आप कानून बनाओ, एक काम करो काउंसिल में आ जाओ, है ना। तो लॉर्ड मेकाले को जोड़ा गया और वो विधि पुरुष के रूप में जोड़ा गया, तो लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया। और गवर्नर जनरल को वीटो दे दी गई। वीटो मतलब पूरा पावर इसी के पास था, मतलब नागरिक फौजी अधिकार सब गवर्नर जनरल को दे दी गई। विधायक प्रशासनिक केंद्रीकरण कर दिया गया गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। अंग्रेज अब बिना अनुमति के मतलब और ज्यादा करने के लिए ना, तो अब पहले क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के रहना पड़ता था, लेकिन अब क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, बिना अनुमति पत्र के भी आप भारत में रह सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या किया गया, तो दास प्रथा, उस समय लिबरल सिद्धांत आ रहे थे, तो दास दास प्रथा को खत्म किया गया। आप याद करो कब किया गया था? 1843 में किया गया, ठीक है। दास प्रथा को खत्म कर दिया। चार्टर तो जोड़ा ही, एक पॉइंट है उसमें जोड़ देना। और मद्रास और बम्बई जो था वो प्रदेश को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उस समय विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। और एक चीज और इसमें रह गई कि जो मतलब यहाँ का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। ये जो गवर्नर जनरल था ना, ये आपका है ना, गवर्नर जनरल पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको ऐसे समझो रखो, ठीक है। ये बंगाल में गवर्नर जनरल था, और यहाँ पर एक गवर्नर था और एक मद्रास में गवर्नर था, ठीक है। तो इसको इस पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये एक पॉइंट था, वो था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय का गवर्नर जनरल था। लॉ कमीशन हो गया। अब इसके एक लूसेंट पे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत शासन करना, प्रशासनिक इकाई बना दी गई, अपन ने देख लिया है, ठीक है। बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य बनाया गया। याद करो लॉर्ड मेकाले अभी बताया, लॉ कमीशन, ठीक है। भारत में दास प्रथा का अंत 1843, ठीक है। और उसके बाद उसमें ओपन मतलब आपका अब लोगों को भर्ती भी तो करना पड़ेगा काम करने के लिए, तो उन्हें बोला गया कि धर्म, जन्म स्थान, मूल, जाति, वंश, लिंग, आर्टिकल 15 याद करो के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अपन ने लॉ कमीशन अभी पढ़ा। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो 1833 का एक्ट हो गया, ठीक है। 1833 के एक्ट के बाद अपन 1853 का पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो पहला वाला जो पार्ट था वो समाप्त हो जाएगा। फिर क्राउन रूल में जो एक्ट आए थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। अपन ने पहले स्टार्टिंग में देखा। तो 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट आया था। तो बेसिकली 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, बेसिकली प्रस्तावों को गवर्नर जनरल की अनुमति ना अनिवार्य कर दी थी। इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी की सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो लेते हैं ना वो सब खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। मतलब ये बोला गया कि लोगों को भर्ती करने के लिए अब कंपटीशन होगा, कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट हुए थे। कंपटीशन एग्जाम 1853 में हुए गए थे, ठीक है। और 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है। और अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब इस चीज को अपन समझते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है।
तो देखो 1853 का है, 1853 का है ये। तो 1853 में बेसिकली ये था कि गवर्नर जनरल था, तो इसको पहले तो वीटो दे दी गई। ठीक है, वीटो देने के बाद इसको, इसकी जो काउंसिल थी उसको दो भाग में बांटा गया। पहले भाग में बांटा गया विधायी। पहले काउंसिल थी, अपन ने पढ़ा था 4 लोग थे, फिर 5 लोग हुए थे 1833 में। और उसके बाद एक था विधायी, एक दूसरा था आपका कार्यकारी। मतलब एक का काम लॉ बनाना था, एक का काम लॉ बनाएगी और एक इसे इम्प्लीमेंट करेगी, जो अभी भी होता है कार्यपालिका विधायिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विधि बनाने वाले में इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया था और ये भारतीय थे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत भारतीयों को शामिल किया गया था? 1853 का एक्ट है वो। ठीक है ना, फिर ये तो समझ में आया आपको। फिर देन मूव ऑन होते हैं तो ओपन कंपटीशन, ये भी समझ लिए। ठीक है, देन मूव ऑन होते हैं तो आपका सिविल सर्विस पे चयन है तो मैकाले कंपनी का। अब एक ही तो बंदा है उनके पास, मैकाले, तो हर जगह वही वही दिखेगा। ठीक है, तो सिविल सर्विस के लिए भी इसी का किया है, सिविल सर्विस कमेटी के लिए इसका चयन किया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या घटा दी गई, क्वेश्चन आ सकता है। तो कोड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या, सदस्य संख्या थी, वो 24 से रिड्यूस करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। 18 में से जो 6 मेंबर होते थे वो राजा चुनता था। ठीक है, और विधि सदस्य अपन ने पढ़ चुका है, विधि सदस्य परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और बेसिकली ये यहाँ पर हो गया आपका 1853 का एक्ट समाप्त। अब हो जाएगी 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति होगी, फिर आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये एक्ट में, इतने एक्ट एक भाग में थे, अब अगले भाग में दूसरे एक्ट आएंगे। चलिए उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन नया पेज खोल लेते हैं इस वाले भाग में। ठीक है, तो अपन कहाँ थे? क्राउन रूल आ गया ना, 1858, 1858 का एक्ट। तो 1858 का एक्ट इसको खोल लेते हैं पहले, 1858। ठीक है, 1858 के एक्ट में सबसे पहले समझते हैं। 1858 का एक्ट आया था, तो 1858 में आपका विक्टोरिया डिक्लेरेशन आपको पता है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन। ठीक है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली वहाँ ब्रिटेन की रानी ने कहा कि अब कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और जो भी रियासत और संधियों से जो संधियाँ की गई वहाँ के रजवाड़ों से, वो यथावत रहेंगी। कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। ओपन कॉम्पिटिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा। भारतीय परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका विक्टोरिया डिक्लेरेशन लिखने आता है डायरेक्ट, तो आप इसको लिख सकते हो ये। ठीक है, देन 1858 का एक्ट समझते हैं कि 1858 का जो एक्ट था, बेसिकली इसमें ईस्ट इंडिया शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह अब ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद का सीधा सीधा रूल, ठीक है, सीधा रूल लागू हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया गया? तो इसके बाद आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद क्या देखो, गवर्नर जनरल जो है ना, एक वैसा वैसा हो चुका था, मतलब एक विवादित टाइप का, बदनाम हो चुका था गवर्नर जनरल का जो नाम था। तो ये क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के नाम को, जो नेम है उसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? वाइस रॉय। वाइस रॉय मतलब वाइस, और ये हो गया रॉयल। ठीक है, वाइस रॉयल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूरा नाम था उसका, द वाइस रॉय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन शॉर्ट में अपन मतलब इसको वाइस रॉय बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे इन लोग, 1858 में ही आगे का है, इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन में एक नया डिपार्टमेंट बनाया, और उसका एक मंत्री नियुक्त किया। उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, ना स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया।
है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मतलब भारत सचिव बेसिकली। और इस भारत सचिव का यह गठन किया। और देखो अभी अपन ने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम को खत्म किया गया था, लेकिन इसके जो मेंबर थे ना अब वो यहाँ चिपक जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ देखो आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो इसकी काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, इसकी परिषद बनाई गई। और इस परिषद में 15 मेंबर थे। इस परिषद में कितने मेंबर थे, 15। 15 में से जो आपके 8 मेंबर थे, 8 और यहाँ पर एक 7, जो 7 मेंबर थे और ये 8 मेंबर थे। जो 8 मेंबर थे ना ये डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर थे। और जो 7 मेंबर थे ना ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता था, इनकी नियुक्ति राजा करता था। तो वो कहीं गए नहीं है, ये सब वहीं रहते थे, ब्रिटेन में ही रहते थे। ब्रिटेन में इसकी काउंसिल थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सचिव वो भी वहीं रहता था। मतलब वहाँ जैसे चुनाव होते थे तो भारत की कॉलोनी हो गई, वहाँ पर एक पूरा डिपार्टमेंट दे दिया भारत का, और उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री बना दिया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलने के साथ उसकी परिषद भी बनाई गई। इसको समझते हैं, देन उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। देखो इसमें ऐसा है कि ये भारत है, ये भारत है और ये आपका, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर बैठा है वाइस रॉय, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में है आपका वाइस रॉय। वाइस रॉय जो ये गलत बन गया, इसको हटाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका सचिव, भारत सचिव आया, ठीक है। भारत सचिव के नीचे कौन होता था, वो भारत सचिव के नीचे होता था वाइस रॉय। इसके नीचे कौन होते थे, गवर्नर, ठीक है, स्टेट के जो गवर्नर होते थे। तो अब इसकी काउंसिल बनाई गई, इसकी परिषद थी। ये कहाँ रहती थी, ये 15 लोगों की परिषद होती थी। ये ब्रिट लंदन में रहती थी, ठीक है। 15 में से अपन ने पढ़ा ना 8 डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो डायरेक्टर थे वो थे, और जो 7 थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंट्रोलर थे। देन उसके बाद आपका वाइस राय, तो वाइस राय की भी अपन ने पढ़ चुकी, इसकी वाइस राय की 2 हो चुकी हैं आप, पहला विधायिका और यहाँ पर कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका में 6 भारतीय हैं और यहाँ पर आपने देख चुका है 5। कार्यपालिका में कितने लोग, 5। पहले 4 थे, एक विधि पुरुष के रूप में जुड़ा तो ये 5 हो गए। तो इस टाइप से ये पूरा सिस्टम था, ठीक है ना। अब अपन सीधे लूसेंट पे आते हैं। लूसेंट पे क्या लिखा पढ़ लेते हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 15 सदस्यों की मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया था। 15 अपन ने बताया 15 सदस्य बनाए गए थे, 15 सदस्य, जिसमें से 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के होते थे और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया। पार्लियामेंट डायरेक्ट कानून बनाती थी। अब मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये एक है कि मुगल क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल सम्राट के पद को किस एक्ट के तहत समाप्त किया, 1858 के एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो नाम के रह गए थे, खत्म कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव, अपन ने पढ़ा भारत सचिव, उसकी परिषद भी पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, उसे वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। उसे क्या कहा जाने लगा, उसे वायसराय कहा जाने लगा। फिर आपका आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम, तो 1858 का एक्ट अपन ने देख लिया है। 1858 के बाद देखो इसमें भारत परिषद अधिनियम अपन ने पढ़ा नहीं कि 1853 में 6 लोग आए थे, ठीक है। तो भारत परिषद एक्ट अधिनियम, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम ये 3 आए थे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा लिखने आता है, भारत परिषद में एकदम लिखा रहेगा और आपको लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन से थे, 1861 में एक आया था भारत परिषद अधिनियम, जिसमें कि आपका 6 मेंबर जोड़े गए थे विधायिका में, ठीक है। 6 से 12 कर दिए गए थे, 6 से 12 थे। और उसके बाद आया था आपका 1892 में, ठीक है।
1892 में आपको 12 से 16 याद होगा। देन 1812 से उसके बाद आया था 1909, जिसमें 16 से 60 प्लस 60 9 थे, 9 जो है आपके पदेन थे, 9 प्लस 60 है ये, प्लस 9, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम आपको याद रखना पड़ेगा 1861 का, 1892 का, 1909 का। भारत परिषद अधिनियम मतलब भारत के लिए परिषद जो बनी थी विधायिका, उसमें भारतीयों की भागीदारी, वो उसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन, यहाँ पर लूसेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था, और बेसिकली ये भारत परिषद जो अधिनियम आया था ना, वो विधान मंडलों की गठन का प्रावधान, जो वर्तमान अभी जो स्टेट की जो विधान मंडल है उनके जो गठन है ना, उसके प्रावधान की प्रेरणा में कहाँ से मिली है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए विधानमंडल के गठन की प्रावधान की प्रेरणा कहाँ से मिली, 1861 के भारत परिषद अधिनियम से मिली है, ठीक है। तो 1861 में इस समय कर्जन था, वाइस राय जो था वो कर्जन था, और कर्जन बेसिकली जाना जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए। तो इसने विभागीय प्रणाली, हाइलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। विभागीय प्रणाली प्रारंभ किया मतलब विकेंद्रीकरण कर रहा है ना। तो पहला पॉइंट हो गया, विभागीय प्रणाली को आरंभ किया केनिंग ने, फिर उसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसने शुरू करी। और 1861 में एक है कि इसने अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। आपात के समय पे जो वायसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति करता है, वैसे उस समय वायसराय जारी कर सकता था। और उसका जो टेन्योर था, उसका जो कार्यकाल अवधि होती थी 6 महीने की होती थी, 6 महीने की अवधि होती थी। गवर्नर जनरल बंगाल, इसने 3 स्टेट बनाए थे। इसको मैं न्यू पेज बनाते हैं, ठीक है। तो इसने तीन बनाए थे। पहला नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत, और इसके बाद यहाँ पर एक पंजाब, ठीक है, और एक बंगाल। इसने तीन, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और पंजाब, ये तीन उसने आपका प्रांत बनाए थे। 3 प्रांत विधान परिषद बनाई थी ये, जैसे कि पंजाब था 1862 में बना, सॉरी बंगाल जो था 1862 में बना, फिर ये आपका 66 में बना, 1866 में इसकी विधान परिषद बनाई गई, और इसकी बनाई गई 1897 में, ठीक है। तो इस तरह से ये विधान बंगाल, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत और पंजाब की विधान परिषदों का गठन किया गया। कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, अभी बताया कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। और जो अपन ने पहले पढ़ चुका था ना कि वायसरॉय की 2 भाग में बांटी गई थी, विधायिका और कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को बिल्कुल नहीं छुआ गया। विधायिका में 6 से 12 जो सदस्य होते थे, वो आपका जो गवर्नर होता था या वायसरॉय होता था, ठीक है। वायसराय जो होता था वो उसमें 6 से 12 लोगों को चुन सकता था। 3 लोगों को चुना भी गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव, ठीक है। तो 6 से 12 सदस्य चुन सकता था। बम्बई और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी कानून बना सकते थे। अब अपन लूसेंट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो ये बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था पंजाब की विधान परिषद को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 6 से 12 सदस्य अपन ने पढ़ा भी। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड केनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया था। अपन ने पढ़ा 3 भारतीयों को शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किए गए, ठीक है। फिर 2 एक्ट और आते हैं इसमें, आपका ये वाला और ये वाला जो था, ठीक है, हाईलाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका 1873 में एक अधिनियम आता है। इसके द्वारा मतलब उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की औपचारिक भंग करने की प्रावधान किया गया था। तो वो 1873 में था। कब भंग की गई थी? 1 जनवरी 1884 को। फिर उसके बाद आता है कि किस एक्ट के तहत, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर बने, किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो वो था 1876 का एक्ट, शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया था। और 28 अप्रैल 1876 को भारत की महारानी घोषित किया गया था। भारत की महारानी घोषित किया गया था विक्टोरिया को, ठीक है। देन अपन दूसरे भारत परिषद अधिनियम में आते हैं। तो दूसरा भारत परिषद अधिनियम आपका 1892 से भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम में वही सेम चीज है। तो अपन दूसरा भारत परिषद अधिनियम पढ़ रहे थे 1800
92 का। ठीक है, तो 1892 का आया था, तो इसमें विधायिका में अपन ने पहले पढ़ा 6 से 12 सदस्य किए थे, और इस वाले में आपका 12 से 16 सदस्य किए गए। अब अगले बारे में आपका 16 से 60 मेंबर होंगे। तो ठीक है, 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 से 16, 12 से 16 कर दी गई। ठीक है, दूसरी की बात करें तो विधान परिषद में इसमें पहली बार मतलब भारतीयों को बजट पर प्रश्न जो था वो पूछ सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, बहस का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन वोटिंग नहीं दी गई थी ना, वोटिंग नहीं थी, याद रखना, वोटिंग नहीं थी 1892 में। ठीक है ना। और पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 की एक्ट के तहत हुए थे। 1892 से अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जैसे कि जमींदार हो गए, म्यूनसिपालिटीज हो गई, यूनिवर्सिटी के हेड हो गए, तो इसे वाइसराय चुन लेता था, उसमें कुछ वोटिंग वोटिंग होती नहीं थी। ठीक है ना। तो इस तरह से 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। उसके बाद 1909 के एक्ट में आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1990 में भारत परिषद अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम, देखो 1919 का जो एक्ट आया था ना, उसके पहले मुस्लिम लीग जाके वायसराय से मिली थी, और उन्होंने बोला था कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, मतलब मुसलमानों के लिए केवल मुसलमान ही वोट कर सके, मुसलमान के लिए मुसलमान ही वोट कर सके, तो वो प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1919 का अपन आ गए हैं 1919 का, ये तीसरा भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मार्लो मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। मार्लो बेसिकली स्टेट सचिव थे, और भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। तो इस समय क्या है कि केंद्र और प्रांतीय परिषद का आकार में वृद्धि की गई, ऑब्वियस है, इसकी केंद्र की गई, और 16 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया, है ना। तो 16 से कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। पहला पॉइंट तो यही हो गया। 1919 के जब एक्ट पढ़ेंगे 16 से 60 कर दिया गया विधायक की संख्या। फिर उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए? मुस्लिम के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब यह है कि अगर मुस्लिम खड़ा हुआ है, अगर मॉडर्न पे मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो उस पर केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट केवल मुस्लिम को ही है। ठीक है ना, तो केवल वोट मुस्लिम ही दे सकते हैं, और वो कोई काउंट होगा, मतलब एक हिंदू नहीं दे सकता, कोई अदर कास्ट का नहीं दे सकता। मुस्लिम खड़ा है तो केवल मुस्लिम के लिए रिजर्व रहेगी, और मुस्लिम ही उसमें वोट देंगे, तो सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया, मुस्लिमों के लिए लाई गई। और सीएलसी में अपन ने पढ़ा अभी, ये अपन ने पढ़ा ना, सीएलसी केंद्रीय, उसमें सीएलसी में सीटें बढ़ाई गई थी, 16 से 60 की गई थी। 60 में से आपका 36 और 32। ठीक है, तो 36 जो थी ये रिजर्व थी, ये रिजर्व बनाई गई था। रिजर्व मतलब ये इस पे कुछ नहीं होगा, ये नॉन रिजर्व थी, नॉन रिजर्व थी, इस पे वोटिंग हो सकती है, इस पे चुन के आ सकते हैं, और ये रिजर्व थी, मतलब वायसराय ही चुनेगा इसको। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था 3 प्रांत पहले बन चुके थे। ठीक है, 9 प्रांत हो गए हैं। अब 9 कौन कौन से प्रांत हो चुके हैं? तो बंगाल हो चुका है, मद्रास हो चुका है, बम्बई हो चुका है, यूपी हो चुका है, पंजाब, बिहार, आसाम, आसाम के बाद आपका सेंट्रल प्रोविंस, और उसके बाद वर्मा। ठीक है, ये हो चुके हैं। और एक इसमें 1909 में अब इसमें ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी थी, कार्यकारी में अभी कोई भी चुना नहीं गया था, इसमें पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसा लॉ मेंबर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को इसमें चुना गया लॉ मेंबर के रूप में। ठीक है, लॉ मेंबर के रूप में चुना गया। उसके बाद देखिए, तो पहली बार अगर पूछा जाए तो उसको मैं वापिस बोलता हूँ, 1909। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद तक हो चुका था। बेन सेक्रेटरी काउंसिल में 2 भारतीय, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल में 2 भारतीयों को चुना गया। पहले थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी।
ठीक है। उसके बाद पहली बार 19वीं ये चुनाव जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस एक्ट के तहत हुए थे? 1909 के एक्ट के तहत हुए थे। ठीक है। और इसमें बजट पे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और अमेंडमेंट भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये राइट दिए गए थे। कुछ हद तक वोटिंग राइट भी दिया गया था। 1919 का एक्ट हो गया। आप देख लेते हैं लूसेंट पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व आपने बताया सामुदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रताप सिन्हा कार्यकारिणी परिषद पे भी चुना गया था एक भारतीय। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के को पहली बार बजट का वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार वोटिंग राइट दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा वोटिंग राइट दिया गया तो 1909 के एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अपन ने अभी देखा सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को कार्यकारी परिषद वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि लॉ मेंबर के रूप में चुना गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत वायसराय। ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। तो 1919 का एक्ट देखो, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ना वो भारत परिषद अधिनियम थे। अब जो आएगा ना वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो 1919 का एक्ट को समझने से पहले ना आप ये स्ट्रक्चर को समझो। 1919 को एक्ट बेसिकली लाने का उद्देश्य ये था कि पहली बार दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन, दोहरा शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन को रखना था। एम बेसिकली ये था कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन देना। तो अब देखो विधायिका बन चुकी है, एक वो बन चुकी है। तो इनने क्या किया केंद्र में, इसको अपन समझ लेते हैं पहले, इसको समझते हैं। ठीक है। तो इसको समझते पहले 1919 के एक्ट को। ठीक है। तो उससे सबसे पहले केंद्र में उसने क्या किया, दो सदनी व्यवस्था को लाया। दो सदनी व्यवस्था और राज्य में द्वैत शासन। तो सबसे पहले समझते हैं राज्य की द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था जल्दी समझ में आएगा आपको। द्विसदनी व्यवस्था, दो सदन होंगे। कौन से सदन होंगे? तो पहला होगा राज्य परिषद, दूसरा होगा केंद्र परिषद। केंद्र परिषद यानी आप समझ लो लोकसभा, वर्तमान की लोकसभा, और इसको आप समझ लो वर्तमान की राज्यसभा। ठीक है। अब सेम वैसे ही सब कुछ राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा मतलब प्रांतों से लोग चुने जाते थे, प्रांतों से चुनने के बाद फिर वोटिंग होती थी, फिर छन छन के ऊपर जाते थे, वो यहाँ पर आते थे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था इस पर। ठीक है ना। और इसका जो कार्यकाल होता था 5 साल का होता था। क्वेश्चन में ये 1919 का एक्ट स्पेशली लिखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। राज्य परिषद का जो कार्यकाल होता था 5 वर्ष का होता था। ठीक है। ओनली मैन होते थे इस पे, ओनली मैन होते थे। ठीक है। केंद्र वाले में, लोकसभा वाले में महिलाएं आती थी, तो इसमें केवल मैन होते थे। तो इसका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता था और इसमें करीब 60 मेंबर होते थे। 60 मेंबर के बाद 60 मेंबर से 33 जो होते थे इलेक्टेड होते थे और 27 जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे। अब 33 जो इलेक्टेड होते थे, 33 में से आपका 18 जो होते थे जनरल इलेक्शन से आते थे, 15 में सेपरेट इलेक्शन होता था। सेपरेट मतलब अलग अलग, जैसे 11 हिंदू से आ गए, 3 आपका यूरोपियन होते थे, एक सिख होता था। ठीक है। उसके बाद आते थे 27 नॉमिनेटेड होते थे। 27 नॉमिनेटेड में से 17 जो थे ऑफिशियल थे। ऑफिशियल मतलब इसे वायसराय डायरेक्ट चुनता था, और जो 10 थे वो नॉन ऑफिशियल थे। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं केंद्रीय परिषद पे। तो केंद्रीय परिषद का जो टेन्योर होता था, कार्यकाल जो होता था केंद्र में 3 साल का होता था। अभी कितना है बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। तो अभी लोकसभा का कितना कार्यकाल है बता रहा हूँ, है ना। तो अभी ये जो है आपका केंद्रीय विधान परिषद का उस समय जो टेन्योर रखा गया था वो आपका टेन्योर मतलब उसका कार्यकाल जो होता था 3 साल का होता था। और इसमें 145 मेंबर थे। आपको 144 लिखा होगा लूसेंट में, लेकिन 145 ही थे। ठीक है। 145 मेंबर थे और 104 मेंबर इलेक्टेड होते थे और 41 मेंबर नॉमिनेटेड होते थे। ये तो आपका रहा दो सदनी व्यवस्था, मतलब दो सदन थे, एक राज्य परिषद एक केंद्र परिषद। राज्य परिषद में 60 मेंबर थे, केंद्रीय विधान परिषद में 145 मेंबर थे। 60 मेंबर से 33 इलेक्टेड होते थे, 27 नॉमिनेटेड होते थे।
और केंद्रीय विधान परिषद में 145 मेंबर होते थे, जिसमें 104 इलेक्टेड होते थे, एक और 41 नॉमिनेटेड होते थे। अब आप समझते हैं द्वैत शासन से मतलब क्या था। द्वैत शासन से मतलब ये था कि इन्होंने दो विषय बनाए थे, एक हस्तांतरित विषय था, एक आरक्षित विषय था। ठीक है, तो एक आरक्षित विषय था। आरक्षित विषय में क्या होता था कि गवर्नर जो भी कानून बनाता था, गवर्नर प्लस आपका कार्यपालिका मिलकर बनाती थी आरक्षित विषय पर। आरक्षित विषय में रक्षा से संबंधित जो विषय आते हैं, पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित जो विषय आते हैं, संचार से संबंधित जो विषय आएंगे, जो भी आएंगे, जैसे अखबार सब आरक्षित विषय में आएंगे। ठीक है, और जो काम के विषय नहीं है, जैसे शिक्षा ले लो, है ना, ये सब जो विषय हैं, जैसे आपका चिकित्सा ले लो, ये काम के विषय तो है नहीं उनके, इनमें पैसा खर्च होगा, मिलेगा नहीं। तो ये सब जो आएंगे हस्तांतरित विषय पे आएंगे, और हस्तांतरित विषय पे कोई कानून बनता था तो गवर्नर जनरल प्लस मंत्रीगण, जो मंत्रीगण मतलब जो चुन के जाते थे वो, ठीक है, प्रांतों में, और गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी परिषद जो थी वो आरक्षित विषय पर कानून बनाते थे। और द्वैत शासन की अगर बात करें तो द्वैत शासन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आपके लियोनिल कार्टिश, ठीक है ना, लियोनिल कार्टिस माने जाते हैं, उन्होंने बताई थी। अभी भी चल रही है। आप 7वीं सूची क्या है? आपको द्वैत शासन ही तो है, अलग अलग विषय बांट के रखे हैं, एक राज्य सूची का विषय, केंद्र सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, वही है आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, वो द्वैत शासन ही। केंद्र में द्वैत शासन 1935 में आएगी वापस से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था ये वाला सेक्टर। उसके बाद तो सब फैक्चुअल है, तो अपन फैक्चुअल में जाते हैं, नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था स्टार्ट हुई। ठीक है, 10% थे वो। आरबीआई बना, है ना, आरबीआई अभी कहाँ से बन जाएगा यार, सॉरी, आरबीआई तो 1935 के एक्ट में बनेगा ना। अपन आरबीआई नहीं बना था, बल्कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, और एक सिविल सेवा कमीशन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया, और ऐसा बनाया गया कि विधि आयोग बनाया गया कि 10 साल बाद एक विधि आयोग बनाया जाएगा। जो अभी सामने कमीशन आएगा ना, वही है विधि आयोग। ठीक है, पहले ही आ गया था वो 10 साल के पहले। ठीक है, लोक लेखा समिति हो गई, वित्त समितियां, इनका स्थापना हुई है। बजट में वोटिंग राइट मिला है, बजट में आपका वोटिंग राइट मिला है। ठीक है, बजट में वोटिंग राइट मिला है, और बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता इसमें मिली है। ठीक है, और भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की सब। अब पढ़ लेते हैं अपन लूसेंट पे क्या लिखा हुआ है। तो लूसेंट पे चलते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर लूसेंट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, पहला लिखा है द्वैत शासन, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। द्वैत शासन केंद्र और उसमें द्वैत शासन विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्र विधान परिषद। ठीक है, राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 144-145 है, और 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल जो होता था 3 वर्ष का होता था। कार्यकाल याद रखना कि सेंट्रल में 3 वर्ष का है, राज्य में 5 वर्ष का है। ठीक है, दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ ये था कि बजट जो था, जैसे बजट अभी कहाँ लोकसभा में पेश होता है, तो उस समय भी लोकसभा, केंद्रीय विधान परिषद यानी लोकसभा, वहां पर पेश होता था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को प्रवृत्त किया गया, और इस द्वैत शासन ये लिखा हुआ है, लियोन कॉर्टिस ने इसे प्रस्तुत किया था, उसका जनक माना जाता है। दो विषय बांट दिए गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषयों का प्रशासन, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि द्वैत शासन प्रणाली को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखाकार परीक्षक, कैग की बात हो रही है, अगर पूछा ना जाए कि कैग किस एक्ट के तहत बना है, तो 1919 है ना। महालेखाकार क्या होता है? ठीक है, महालेखाकार परीक्षा की नियुक्त कर सकता था
इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, प्रावधान किया गया। 1926 में ली कमीशन बना और उसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य को भारतीय होना स्वीकार किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य के बजट को अलग अलग रखा गया। ये अपन सब देख चुके हैं ना, रखा गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के लिए कोई बोला साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की बात हो रही है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों पर संबंधित विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व की अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सेम मतलब जो अभी राष्ट्रपति को जो पावर है, सेम पावर वो उन्होंने गवर्नर जनरल को दिए गए थे। उसे ये शक्ति भी थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किया गया या पारित ना किया गया किसी विधेयक पर अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक पर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। ठीक है, और वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था और जिसका अस्थायी विधि के रूप में प्रभाव होता था। तो ये आपका रहा 1919 का एक्ट। 1919 के बाद 1935 का एक्ट देख लेते हैं। 1935 का एक्ट 1935 के एक्ट शासन अधिनियम की बात। 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और इस अधिनियम का मुख्य विशेषता ये थी, मतलब अखिल भारतीय संघ की बात हो रही थी। अखिल भारतीय संघ कैसे है? अखिल भारतीय संघ मतलब आपका जो ब्रिटेन के भीतर जो स्टेट थे, ठीक है, जो रियासतें थी, इन सबको एक संघ बनाने की बात की जा रही थी। इसमें लिखा है कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। जो स्वेच्छा से संघ में प्रांतों के लिए ये था कि प्रांत को शामिल होना ही है, लेकिन रियासतों के लिए ये था कि वो स्वेच्छा से शामिल हो सकते थे। तो कभी ये संघ बना भी नहीं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। फिर आता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासी संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन अपन देख चुके हैं। केंद्र में द्वैत शासन अपन अभी साइमन कमीशन आप पढ़ोगे तो साइमन कमीशन ने पहले बोला था कि केंद्र में प्रांत द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाए। केंद्र में द्वैत शासन की बात की गई थी। तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची वही अपने 7वीं अनुसूची है, प्रांतीय सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही है केंद्रीय सूची, आपका प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा वही सेम है चीज़ है। देन मूव ऑन होते हैं। तो तीसरा था एक संघीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका अधिकार सिर्फ प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक आरबीआई की स्थापना की गई। संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत आया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और इसमें प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा और भारत को अलग कर दिया गया। और इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक बने बोला आरबीआई की स्थापना की गई और मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसमें केंद्र में द्वैत शासन, तो आपको याद रखना है केंद्र में, इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, 1935 के एक्ट से। ठीक है, ये पूछा जाता है। द्वैत शासन हो गया। यूपीएससी आपका प्रांतीय पब्लिक पीएससी हो गया, जॉइंट पीएससी हो गया का गठन, पीएससी का गठन हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिए गए। आरबीआई यंग हिल्टन आयोग कमीशन की रिकमेंडेशन 1935 में इसकी स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी कर दिया गया, लगभग सबके लिए जारी कर दिया गया। और अभी होता है ना द्वैत शासन केंद्रों में, तो द्वैत शासन 7वीं सूची बताया, फेडरल लिस्ट, आपको प्रोविंशियल लिस्ट, कंकर लिस्ट, इस टाइप से। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु बना दिया गया। संविधान संशोधन की शक्ति का मतलब संविधान 1935 में एक ये थी कि 1935 का जो एक्ट आया था ना, 1935 का जो एक्ट आया था, उसमें संविधान में जो संशोधन था वो कौन कर सकती थी? ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद मतलब वही कानून बना सकती थी, और ये इसमें कमी थी बहुत बड़ी। ठीक है, प्रांत में बाकी प्रांत में जो समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में इसे लाया गया था। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि मॉन्टेग्यू की घोषणा कब आई थी? ये आई थी 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917। बेसिकली उसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश ताज प्रशासन धीरे धीरे भारत को स्वायत्तता दे देगा। अगर होम रूल और स्वतंत्र सरकार की अगर मांग करोगे तो ये देशद्रोह नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं 1947 पे। 1947 के अधिनियम पे आते हैं। 1947 का अधिनियम जो बेसिकली ये था कि अब भारत आज़ाद हो चुका है और ब्रिटेन ने बोला है कि हम आपको कुछ भी करके 30 जून 1948 तक आपको शासन दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भारत शासन 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। 4 जुलाई 1947 को लाया गया। 10 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को स्वीकार हो गया और इसमें करीब 20 धाराएं थी। तो इसमें ये प्रावधान था कि 2 अधिराज्य बनाएंगे, पाकिस्तान और आपका पाकिस्तान। 2 अधिराज्य की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। वे संविधान सभा अपना अपना संविधान बनाएंगे और उसके हिसाब से शासन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्य एक ही गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के संविधान सभा अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक अपन ने पढ़ चुका है कि 1935 के अधिनियम के तहत शासन किया जाएगा। ठीक है, 6 देशी रियासत को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप या तो स्वतंत्र रह सकते हो, या तो भारत में शामिल हो सकते हो, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट क्या कहता है? अधिनियम के अधीन भारतीय डोमिनियन में कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो बेसिकली सिंध शामिल नहीं था, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, असम, सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र इसमें मिला दिया गया। सिलहट जिला ने उसमें अगर जनमत संग्रह कराया गया था तो सिलहट जिला ने 1947 के पहले बोला था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इस कहानी से पाकिस्तान के हिस्से में रखा गया था। अब नेक्स्ट भाग है भारतीय संविधान सभा। ये काफी बड़ा था एक्ट वाला, काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने, लंबा हो गया है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, समझाने के पीछे इसके पीछे का क्या फैक्ट है वो समझाने की, ताकि ये याद हो जाए, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देन अगले अपन आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।